ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है और इसका मेन मोटिव है हमारे युवाओं में पंचायती राज संस्थाओं की जागरूकता और हमारे युवाओं की सक्रिय भागीदारी हमारी पंचायती राज संस्थाओं में करना। तो आज इस मॉडल यूथ ग्राम सभा के मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में हैं गांव बड़ीखेड़ा के सरपंच साहब श्री जगदेव सिंह जी, जोरदार वेलकम किया जाए उनका। और उनके साथ आए हुए अन्य अतिथिगण जो कि पंच हैं इस ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के, उनका भी यहाँ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे प्रिंसिपल साहब श्री पवन कुमार जी बेनीवाल, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे एसएमपी साहब श्री आर के श्रीवास्तव जी और अन्य अध्यापकगण और प्यारे जो आप सभी का इस मॉडल यूथ ग्राम सभा में स्वागत है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखें और जैसा कि हमने 75 ईयर्स में जिस तरीके से इसकी मजबूती के लिए काम किया है उसी तरीके से आगे भी करते रहें। जैसा कि हम में से लगभग सभी इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि लोकतंत्र को बनाए रखना और उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना वाकई में इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी को साथ लेकर चलना होता है, सभी की बात को सुनना होता है, सभी के साथ सामंजस्य बिठाना होता है। तो वाकई ये बहुत बड़ी मुश्किल है। यदि हम देखें तो अपने घर में भी सबको साथ लेकर चलना, क्योंकि घर में यदि 10 लोग हैं तो 10 लोगों के 10 तरह के विचार होंगे, वाकई में उनके साथ कोऑर्डिनेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से यदि हम आगे से आगे बढ़े तो घर की बात में हम गांव चले, गांव की बात में यदि हम एक विधानसभा क्षेत्र चले, एक राज्य चले, उसके आगे यदि हम चले तो देश भर में एक हमारी जो बड़ी सरकार है जिसको हम केंद्र सरकार के नाम से और संसद में जहाँ जिनका काम होता है जिस तरीके से, तो सभी को साथ लेकर चलना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र सभी को साथ लेकर चलता, सामंजस्य से बिठाता भी है, सभी की सुनता भी है, उसमें से जो बेहतर होता है उसी को प्रयास किया जाता है कि आगे बढ़ाया जाए, उसी एजेंडे के ऊपर चलने का प्रयास किया जाता है। और जो देश इस एजेंडे में सफल नहीं हो पाते हैं उनके लिए कई बार बड़ी चैलेंजिंग स्थितियां पैदा हो जाती हैं। यदि हम देखें, अक्सर हम बात करते हैं कि हमारे पड़ोसी देश, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे चाइना की बात हो, चाहे श्रीलंका की हो या पाकिस्तान की हो या अफगानिस्तान की हो, या फिर हालिया उदाहरण यदि हम 2-4 महीने पहले का देखें तो नेपाल की हो। हर देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं सरकार को आम आदमी ने अपनी ताकत के बल पर कहीं ना कहीं कत्ता पलट दिया। कत्ता पलट का मतलब होता है कि जब देश के युवा या देश की जनता उग्र प्रदर्शन से या क्रांतिकारी तरीके से जोर जबरदस्ती से जब सत्ता के मौजूद लोगों को अपने पदों से हटाती है, इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने उनके अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन किया है उनकी बात को ठीक तरीके से सुना नहीं गया, उनकी बात सरकार तक पहुंच नहीं पाई और इसीलिए लोकतंत्र खतरे में पड़ गया या जनता की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया गया। लेकिन ये भारत की विविधता की और भारत के लोगों की मानसिक मजबूती को बताता है एक तरीके से कि हमने पिछले 75 सालों में कितना बेहतरीन तरीके से लोकतंत्र को जिया और उसकी मजबूती के लिए प्रयास किया। मतभेद हमेशा रहेंगे लोकतंत्र में, क्योंकि हर एक आदमी अपने अपने तरीके से विचार करता है चीजों के ऊपर और मेरा यह मानना है कि उसमें कोई भी गलत नहीं होता। लेकिन सत्ता की ये जिम्मेदारी है, शीर्ष पर बैठे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करें। और इस लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला के रूप में यदि हम देखें तो ग्राम पंचायत को माना जाता है, क्योंकि भारत गांव का देश है और सबसे निचले स्तर पर यदि आम आदमी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई कोई सरकार यदि होती है तो ग्रामीण सरकार है और उसके जो कर्ता धर्ता या प्रमुख वाहक होते हैं वो ग्राम पंचायत होती है, सरपंच उनका मुखिया होता है। और आज हमने इसीलिए ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको हमने अपने चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया। सरपंच साहब हमारे साथ हैं
उनकी पंचायत हमारे साथ है। हमारे बच्चे किस तरीके से कौन से इश्यूज को, कौन से मुद्दों को किस तरीके से ये जो ग्राम मॉडल यूथ ग्राम सभा है, जैसा कि सबने भी बताया कि ये लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। तो इस पहली पाठशाला में आज जो हमारे बच्चे रोल अदा कर रहे हैं, वो सरपंच का रोल, सेक्रेटरी का रोल, असिस्टेंट सेक्रेटरी का रोल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वार्ड मेंबर्स, सिटीजन ग्राम सभा मेंबर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, टीचर, हेडमास्टर, रिप्रेजेंटेटिव, कृषि सहायक, रोजगार सहायक, एनजीओ वर्कर, आशा हेल्थ वर्कर, यूथ रिप्रेजेंटेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, एसएमसी और भी तमाम तरह के रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत तो लोगों द्वारा चुनी जाती है, वोटों के द्वारा, लेकिन ग्राम सभा जो होती है वो कोई भी मेंबर जो है ग्राम का जो नागरिक है 18 साल से ऊपर की उम्र का वो बन सकता है। तो आज के जो इश्यूज हैं वो आपके सामने एजेंडा रखेंगे अभी सेक्रेटरी साहब कि क्या क्या इश्यूज हैं हमारी ग्राम सभा के, वो उठाएंगे। और जैसा कि सबने बताया कि ये कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, और इसकी रूपरेखा जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने निर्धारित की है। अभी हम चलते हैं हमारी लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला में और शुरू करते हैं आज की मॉडल यूथ ग्राम सभा। प्रिय सदस्यों, आदरणीय सचिव महोदय और सभी उपस्थित जनों, मैं आप सभी का इस आदर्श युवा ग्राम सभा में स्वागत करती हूँ। आइए हम अपनी बैठक की शुरुआत एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों और ग्रामीण विकास में युवाओं की भागीदारी के महत्व को याद करके करें। अब मैं सचिव महोदय से एजेंडा प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूँ। सर्वप्रथम सेक्रेटरी महोदय पिछला लेखा जोखा ग्राम सभा के समक्ष रखेंगे और आज आप सबके समस्याएं सुनी जाएंगी और एक एक करके आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप सभी का इस ग्राम सभा में स्वागत करती हूँ। पिछली सभा में जो लक्ष्य रखे थे उनमें गांव की बाहरी खिड़की का निर्माण करवाया गया, जिस पर 7 लाख का खर्चा हुआ। गांव में खेल स्टेडियम में मिट्टी डलवाई गई, जिस पर 1.5 लाख का खर्चा आया। गांव की मुख्य सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवाई गई, जिसका खर्चा भी 1.5 लाख हुआ। धन्यवाद। आज के एजेंडे में शामिल है युवा रोजगार और कौशल विकास पर चर्चा, गाँव में खेलकूद और मनोरंजन की सुविधाएं, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा। अब मैं सदस्यों के प्रत्येक बिंदु पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सरपंच एवं ग्राम सभा के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हमारे गांव में बहुत से युवा पूरी शिक्षा पूरी कर चुके हैं, लेकिन वह बेरोजगार। मेरा सुझाव है कि हम स्किल इंडिया मिशन और गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेकर कौशल विकास कार्यशालाएं आयोजित करवा सकते हैं। हम सिलाई, कंप्यूटर शिक्षण और मोबाइल मरम्मत से शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हम खंड विकास कार्यालय को पत्र लिखेंगे और अपने गांव में इस तरह का प्रशिक्षण लाने के लिए PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं पर विचार करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय सरपंच महोदय जी और ग्राम सभा के सभी सदस्यों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे गांव में ना तो कोई उचित मैदान है और ना ही कोई खेल सुविधा है। युवा खेलना चाहते हैं, लेकिन मैं पंचायत से अनुरोध करता हूं कि वह युवा खेल क्लब के लिए जमीनें और खेल उपकरणों के लिए धन उपलब्ध कराए। धन्यवाद। राजीव गांधी खेल अभियान युवा कल्याण कोष के तहत आवेदन कर सकते हैं। हमें एक उचित प्रस्ताव चाहिए, इसके लिए एक छोटी समिति बनाई जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार सरपंच महोदय, गांव में कचरा संकलन की कोई व्यवस्था नहीं है। कचरा खुले में फेंका जाता है। क्या हम स्वच्छता अभियान शुरू कर सकते हैं और जगह जगह पर कूड़ादान रख सकते हैं? धन्यवाद।
गांव की लड़कियां स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन 12वीं के बाद उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं किया जाता। मैं सभा से निवेदन करना चाहती हूँ कि लड़कियों की शिक्षा और सेल्फ डिफेंस जैसे विषयों पर वर्कशॉप लगाई जाए और गांव में एक यूथ सेफ्टी कमेटी का भी गठन किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जी, आपका बहुत अच्छा सुझाव है। हम एनजीओ संस्थाओं को वर्कशॉप लगाने के लिए आग्रह करेंगे और ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव की लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व के लिए प्रतिबद्ध है और लड़कियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद। सरपंच महोदय ने युवाओं की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी देखकर बहुत खुशी हो रही है। गांव का भविष्य आपकी प्रतिबद्धता और एकता पर निर्भर करता है। अपनी बात उठाते रहे और मिलकर काम करें। धन्यवाद। क्या हमारे गांव के स्कूलों में उपलब्ध प्रशिक्षण कक्षों और उपकरणों का उपयोग हम शाम को या सप्ताह मानकर हमारे गांव के वयस्कों और युवाओं के लिए अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रम यानी शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य इनकी कमाई की क्षमता को शीघ्रता से बढ़ाना है। धन्यवाद। जी, हमारे गांव के स्कूल में ये सारे उपकरण हैं और गांव के लोग इन उपकरणों से फायदा जरूर उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और गांव में जागरूकता अभियान जल्दी ही शुरू किया जाएगा। हमारा ग्राम सभा के सभी सदस्यों से निवेदन है कि गांव के युवाओं में ये जरूरी संदेश जरूर पहुंचाएं कि युवा गांव में प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाएं, तभी वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। धन्यवाद। सरपंच महोदय एवं ग्राम सभा के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आदरणीय सरपंच, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव के मिडिल स्कूल में पर्याप्त शिक्षक होने के कारण बच्चों को दूसरे गांव के स्कूलों में जाना पड़ता है, जिसके कारण उनको बहुत परेशानी होती है। हमारे गांव के बहुत सारे युवा बीएड कर चुके हैं, कृपया उनको मान्य देकर मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए नियुक्त किया जाए। धन्यवाद महोदय। जी, आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गांव के कई युवा हायर एजुकेशन के साथ बीएड की डिग्री भी हासिल किए हुए हैं। हम गांव के स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके गांव के स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते हमारे गांव के युवाओं को स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए बात करेंगे, ताकि गांव के बच्चों की शिक्षा का नुकसान ना हो। धन्यवाद। आदरणीय सरपंच महोदय ने ग्राम सभा के सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं आपका ध्यान हमारे गांव के मिडिल स्कूल के मिड डे मील की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे गांव के मिडिल स्कूल की मिड डे मील में पका भोजन मिलता है, जिसको सुधारा जाना चाहिए और मिड डे मील के साथ मिलेट्स को भी शामिल किया जाए, इससे बच्चों को पूरा पोषण मिल सके। धन्यवाद। जी, अब मैं हमारी सभा के टीचर रिप्रेजेंटेटिव को इस पर सुझाव देने का आग्रह करती हूँ। आदरणीय सरपंच महोदय जी एवं अन्य सदस्यगण, मेरा इस बारे में यह कहना है कि मिड डे मील के तहत गांव के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता की निरंतर जांच की जाती है और आपके द्वारा सुझाए गए पॉइंट्स पर मैं कहना चाहूंगी कि मिड डे मील पोषण तत्वों से भरपूर होता है, फिर भी हम आपके कहने पर मिड डे मील में मिलेट्स को और शामिल करेंगे। धन्यवाद महोदय। सरपंच महोदय एवं ग्राम सभा के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। सरपंच महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव की आमदनी के मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है। गांव में अगर किसी का पशु बीमार हो जाए तो उसके लिए शहर से दवाई लानी पड़ती है, क्योंकि पशुओं को शहर लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि गाँव में एक पशु अस्पताल खुलवाया जाए। धन्यवाद। जी, आपके द्वारा सुझाए गए पशु अस्पताल के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि गांव वालों की कई वर्षों से मांग रही है और हम यह प्रस्ताव कई बार मंत्री महोदय जी को भी दे चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मांग कर रहे हैं। गांव की पंचायत निरंतर प्रयास कर रही है। जल्दी ही गांव में पशु अस्पताल खुल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार सरपंच महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में मिडिल स्कूल की व्यवस्था है और शेष शिक्षा के लिए लड़कियों को दूसरे गांव की भी मैनेज करना है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया कर छात्रों की बस की सुविधा का प्रबंध किया जाए। धन्यवाद। जी, गांव में केवल मिडिल स्कूल ही है, इसलिए हमारे गांव की कई लड़कियों को दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमारा सदैव यह प्रयास रहता है कि गांव की लड़कियों को
पंचायत में आप सबको अपनी एक परेशानी बताना चाहता हूँ। महोदया, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे क्षेत्रों में धान की फसल काटने के बाद खेत कितनी बड़ी मात्रा में जलाए जा रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही है। हमारे गाँव में कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं है, जिस कारण लोगों को बाहर शहरों में जाकर अपना इलाज कराना पड़ता है। कुछ लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, जिस कारण वो अपना इलाज नहीं करा पाते और ये बीमारियां उनके लिए जानलेवा बन जाती है। मैं नहीं चाहता कि गाँव वालों का हाल हो, इसलिए मैं आप सभी से कोई ना कोई समाधान चाहता हूँ। कृपया आपने अपनी राय व्यक्त करें। धन्यवाद महोदया। मैं सचिव जी से इस पर सुझाव देने का आग्रह करती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, आजकल प्रदूषण की काफी गंभीर समस्या बनी हुई है। हवा दूषित हो रही है, इसीलिए मैं गाँव के सभी किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि वह ट्राली ना जलाएं। वह ट्राली को खेत में ढोकर उसे खाद के रूप में इस्तेमाल करें और हवा दूषित हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वह अपने गाँव के पास, घर के पास पेड़ पौधे करें ताकि हमारे गाँव का वातावरण दूषित ना हो। धन्यवाद। आदरणीय सरपंच ग्राम सभा के सभी सदस्यों, मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। हमारे गांव में कुछ ऐसे युवा हैं जिन्हें कंप्यूटर की जानकारी तो है, लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं। क्या हम अपने युवाओं के लिए कंप्यूटर कार्यशाला लगवा सकते हैं? धन्यवाद। जी, गाँव में युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा की महत्वपूर्ण जरूरत है, इसलिए ग्राम पंचायत समय समय पर कार्यशाला लगवाती रहती है। इसलिए आपका सुझाव बहुत अच्छा है। इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा कि जल्दी ही कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए गांव में एक वर्कशॉप लगवाई जाए ताकि सभी युवा इस वर्कशॉप से फायदा उठा सके। धन्यवाद। आदरणीय सरपंच महोदय और ग्राम सभा के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हमारे गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय है। जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ जो सड़क जा रही है, उस सड़क पर खड़ारोड़ी यानी मरे हुए पशुओं को फेंका जाता है, जिससे मरे हुए पशुओं की गंध स्कूल के बच्चों और स्टाफ के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, जो कि कई बीमारियों को न्योता देती है। मेरी आपसे विनती है कि स्कूल के बच्चों और गाँव के निवासियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इस खड़ारोड़ी को कई और जगह पर शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद महोदय। जी, ग्राम पंचायत की कोशिश है कि खड्डा-रोड़ी को कहीं और स्थापित किया जाएगा। इसके लिए गांव से दूर जमीन की आवश्यकता होगी। मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि गांव से दूर जिस भी ग्रामवासी की जमीन है, उससे बात करके उससे जमीन का वाजिब दाम देकर उस पर खड्डा-रोड़ी बनाई जा सके और वर्तमान में मौजूद खड्डा-रोड़ी को उस दूर की जमीन पर ट्रांसफर किया जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद। आदरणीय सरपंच जी और अन्य सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे गांव के सरकारी स्कूल में सभी सुविधाएं दी जाती है, इसलिए सभी परिवारों से अपेक्षा की जाती है कि उनका बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए युक्त है। शिक्षा ग्रहण करके ही वह बच्चा देश का जिम्मेदार नागरिक बन सकता है और राइट टू एजुकेशन के तहत के लिए मुफ्त एजुकेशन है, इसलिए सबको स्कूल जाना चाहिए। धन्यवाद। ग्रहण करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक अधिकार है, इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। आपके द्वारा सुझाए गए सवाल के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हमें प्रत्येक गांव के परिवार को जागरूक करना चाहिए
आदरणीय सरपंच जी और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरी ओर से नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल चोरी की शिकायतें बहुत बढ़ रही हैं। लोगों के कीमती सामान रातों रात चोरी हो रहे हैं। गांव के लोग इस समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं। कृपया करके हर गली के मोड़ पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रबंध किया जाए और साथ ही साथ रात को पुलिस के कम से कम 2 बार प्रयास जरूर करवाया जाए, ताकि चोर जल्द से जल्द पकड़े जाए और लोगों की परेशानी तथा डर कम हो। धन्यवाद जी। गांव में बढ़ती चोरी की वारदात को रोकने के लिए आपके दिए हुए सुझाव में दिया गया है कि गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाए। ग्राम पंचायत ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए इस वर्ष गांव की मुख्य गलियों में सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएंगे और धीरे धीरे गांव की सभी गलियों और चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए जाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय सरपंच महोदय एवं ग्राम सभा के अन्य सदस्य गणों को मेरा नमस्कार। मैं आपको गांव की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बताना चाहूंगी। गांव में सड़क के किनारे पर शराब का ठेका है, जहां से रोजाना बच्चे स्कूल जाते हैं तथा अन्य लोग अपने अपने कार्य के लिए जाते हैं तथा शाम के वक्त महिलाओं के लिए खतरा बना रहता है। कृपया कर इसे किसी और स्थान पर शिफ्ट करा जाए। धन्यवाद महोदय जी। शराब के ठेके का यहाँ तक प्रश्न है। मैं कहना चाहूंगी कि शराब के ठेके को गांव से दूर दूसरी सड़क पर शिफ्ट करवाया जाए, ताकि गांव की महिलाओं और बच्चों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके लिए ग्राम सभा की मीटिंग में एजेंडा रखकर उस पर प्रस्ताव पास किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार सरपंच महोदय, मैं आपका ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यह समस्या है फर्टिलाइजर की कमी। जैसा कि आपको पता है कि गांव में गेहूं की बिजाई शुरू हो चुकी है, जिसके लिए हमें डीएपी, फर्टिलाइजर, यूरिया की आवश्यकता है, परंतु गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी में यह अभी तक उपलब्ध नहीं हुए है। मेरा आपसे आग्रह है कि फर्टिलाइजर की किल्लत को शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाए, ताकि किसान समय पर अपनी फसल बो सके। धन्यवाद महोदय जी। गांव के किसानों को फर्टिलाइजर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी में उचित मात्रा के फर्टिलाइजर का प्रबंध हो। कल ही मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी महोदय से बातचीत की है। उनका कहना है कि गांव की जरूरत के मुताबिक खाद का प्रबंध किया जा रहा है। जल्दी ही फर्टिलाइजर किसानों को मिल जाएगा। धन्यवाद। लेकिन सरपंच जी, मैं तो सुझाव से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो पराली हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जमीन और मनुष्य दोनों के लिए अच्छी है, जो कि इनको भी पता होगा। वह पराली तो किसान जलाकर एक तो हवा को दूषित कर रहे हैं और जमीन बंजर कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे कृषि सहायक जी ने बताया था कि लोग ऐसे हवा प्रदूषण से होने वाली बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और कुछ तो बीच में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास तो बीमारियों का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते, और वो तो इन बीमारियों के खर्चे में ही दब जाते हैं। एक तरफ पैसे की तंगी और दूसरी तरफ यह जानलेवा बीमारियां। लोग ऐसी दर्दनाक मौत मरते होंगे, हम ऐसा शायद कभी महसूस भी नहीं कर सकते। फिर यह सब होने के बाद भी यह कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जमीन और बंजर हो रही है और उससे उगने वाले अनाज में जहर भर रहे हैं। वो अनाज जिसे जहर खाना मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है, उसे हम सब रोज मिलकर खाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें रोज 3 समय खाना खाना चाहिए कि अच्छा होता है, अरे इसका कोई फायदा भी तो होगा ना, जब उस अनाज में कोई पोषण तत्व होगा। घर तो उसमें सारा जहर रखा है। शायद इसी वजह से लोग पहले के जमाने में 100 साल से ऊपर जीते थे, और अब तो कोई ही बचा होगा। ज्यादातर तो लोग 70-80 साल की उम्र में ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इसलिए मैं इनके बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सरपंच जी, मेरा आपसे अनुरोध है, इनके सुझाव को ना मानकर जैसा हमारे कृषि सहायक जी ने सुझाव दिया था, वैसे ही किसानों को पराली न जलाने और उसका खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाए, और साथ ही साथ उस पराली को गांठ में बांधकर उसे बेचा जाए, जिससे कि इनकम में बढ़ावा होगा। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की टीम से हमें अनुरोध
मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इसमें अनाज को जहर कहने की हिम्मत वाली क्या बात है। मैं मानता हूँ कि यह अनाज जहर है, यह मानता है कि यह अनाज जहर है, हमारे कृषि साहब भी मानते हैं कि अनाज जहर है। यह सब बैठे हैं जो सब देख रहे हैं, जो सब सुन रहे हैं, वह सब मानते हैं कि यह अनाज जहर है, जहर है, जहर है। लेकिन फिर भी इनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अगर ये जहर मानते हैं तो ये खा क्यों रहे हैं। हम ये जहर खा रहे हैं सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि आपने इन फर्टिलाइजर का तब बढ़ चढ़ कर तारीफ की थी कि इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए, फसल ज्यादा उगेगी, सबको खाना मिलेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इन्होंने एक बात नहीं बताई कि सबका पेट तो भर जाएगा, लेकिन पोषण तत्व कैसे भरेंगे। पोषण तत्व उसमें है ही नहीं, उसकी जगह तो इन्होंने जहर कर दिया है। जी आपका